नमस्कार। इंडिया डिबेट के स्पेशल एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लाइव इंडिया डिबेट का जो स्पेशल एडिशन है और ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए खास तौर से बेहद महत्वपूर्ण है जो हमें संदेश भेजते रहते हैं, हमसे पूछते रहते हैं कि आशुतोष जी, क्या क्यूबाइब ने सहारा का साथ छोड़ दिया? तो मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप सपने में भी ऐसा मत सोचिए। हम तो आपकी लड़ाई टेलीविजन के माध्यम से सड़कों पर भी लड़ने के लिए तैयार हैं और अदालत में कानूनी तौर से आपकी लड़ाई कैसे लड़ी जाए इसकी भी एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको पिछली बातचीत में आपसे शेयर किया था कि हम आपकी लड़ाई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में लड़ेंगे। इसलिए यह सोचना कि क्यूबाइब नेटवर्क या आशुतोष जी ने सहारा निवेशकों और सहारा के कर्मचारियों का साथ छोड़ दिया, यह बिल्कुल गलत है। हां, मेरे पास ऐसे बहुत सारे सहारा के उन कर्मचारियों का फोन और संदेश आया जो इस फाइनेंशियल ऑपरेशन से जुड़े हुए थे, जो फील्ड वर्कर थे, कार्यकर्ता थे, जो लोगों को प्रेरित करते थे कि आप निवेश करें सहारा में। उनकी पीड़ा तो निवेशकों की पीड़ा से भी असहनीय है। निवेशकों ने तो अपना पैसा लगाया है, वो अपनी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, लेकिन जिनके कहने पर निवेशकों ने पैसा लगाया वो आज दोराहे पर खड़े हैं। ना तो उनके पास अपना पैसा मिल रहा है और जिनका पैसा उन्होंने सहारा ग्रुप में लगवाया है उनको पैसा वो लौटा नहीं पा रहे हैं या लौटवाने की कोई प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका नहीं है। असहाय हैं वो, निवेशकों की गालियां सुनते हैं, ताना सुनते हैं। पिछले कार्यक्रम में भी एक सज्जन हमारे साथ जुड़े थे जो कह रहे थे कि हम छुप के अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। जहां हमारा घर था, जहां हमने अपना बचपन बिताया, जहां हमारे लोगों के साथ संपर्क थे, जिन लोगों का हमने निवेश करवाया, आज वो मेरे जान के पीछे पड़े हैं और मुझे ढूंढ रहे हैं। मुझे चोर कह रहे हैं, मुझे गद्दार कह रहे हैं, मुझे धोखेबाज कह रहे हैं, चीटर कह रहे हैं। और लोगों के ताने सुन सुन करके मैं परेशान हूं। यहां तक वो कह रहे थे कि मैं तो कई बार सोचने लगा कि मैं इस दुनिया को ही छोड़ दूं। तो वो भाई अकेले नहीं थे जो लाइव कार्यक्रम के दौरान हमसे अपनी बात साझा कर रहे थे। ऐसी ही बातें सैकड़ों फील्ड वर्कर्स ने हमारे साथ शेयर किया। इतने फोन आए और मेरी आदत है कि मैं ज्यादातर फोन रिसीव करता हूं और अगर कोई कॉल मिस कर जाए तो मैं दोबारा उसको कॉल बैक करता हूं। मैंने तकरीबन सभी कॉल उठाए, सभी कॉल पर अपनी राय दी, सबको मैंने भरोसा दिलाया कि धैर्य रखिए, अंधेर है लेकिन देर है लेकिन अंधेर नहीं होगा। आपकी भी सुनवाई होगी। अदालत और सरकार को हम सुनने के लिए मजबूर करेंगे। इसलिए हमारे वो दर्शक जो ये कह रहे थे कि आशुतोष भाई आपने हमारा साथ छोड़ दिया, मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि आपके सामने मैं सीधा लाइव जुड़ा हुआ हूं और इससे आपको यकीन हो गया होगा कि हमने आपका साथ नहीं छोड़ा है। धीरे धीरे मैं जिन लोगों के पास हमारे आज के लिंक चले गए हैं वो हमारे साथ जुड़िए और जो लोग हमें मैसेज कर रहे हैं
संजना कह रहे हैं मेरे पिता का रिटायरमेंट का पैसा था 10 लाख रुपए, ना तो पैसा मिला और ना ही कोई आस लग रही है। दिनेश कुशवाहा लिख रहे हैं कि सर सादर नमस्कार, आपके इस मुहिम का स्वागत करता हूं, किंतु ये अच्छा होता अगर आप सहारा के कुछ डायरेक्टर को भी शामिल करते। सहारा के जो मेरे आप सबके जो प्रियजन होंगे, जो डायरेक्टर होंगे, आपको लगता है कि अगर एक सहारा का फील्ड वर्कर छुपता हुआ फिर रहा है, खुद को बचाने में लगा हुआ है, तो सहारा का कोई डायरेक्टर की इतनी हैसियत होगी कि मेरा सामना करे? वो कर ही नहीं सकते। और गलती है उनकी, ये वो भी स्वीकार करते हैं कि हां गलती हमारी है। अब अगर एक बार कोई पैसा मैच्योर कर गया तो आपने अपने फील्ड वर्कर को ट्रेन कर दिया कि उस पैसे को वापस निवेशक को जाने देना नहीं है। रणनीति ठीक थी, कोई बात नहीं है, आप जमा करवा लेते, लेकिन आपके पास ये बात तो होनी चाहिए कि भाई वो पैसा हमारी देनदारी है, हमें लौटाना है, उस पैसे को हमें रखना नहीं है। आपने उस पैसे का क्या किया? अजीब तरह का व्यवहार रहा सहारा ग्रुप का। क्रिकेटर को ये फंड करते रहे, फार्मूला 1 खरीदते रहे, आईपीएल की टीम खरीदते रहे और सबके सब नुकसान में गए। एयरलाइंस खरीदा, हालांकि प्रॉफिट में एयरलाइंस को बेचा इन्होंने, लेकिन अभी तक जो पैसे इनके पास आए थे, अगर वो उनकी तमन्ना लोगों को पैसे वापस करने की रहती, मैं नहीं मानता हूं कि उनकी यह तमन्ना नहीं होगी, लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि पैसा लौटा नहीं। तो जो उन्होंने लोगों से पैसे कलेक्ट किए, अगर वो इन्वेस्ट कर दिए होते ठीक से और वो चल पड़ा होता तो शायद लोगों के पैसे मिल जाते। हां, मुझे कभी कभी ये जरूर लगता है कि जो सहारा हाउसिंग प्रोजेक्ट था 217 शहरों में, क्योंकि हाउसिंग एक ऐसा सेक्टर था जिसमें वो बड़े पैमाने पर पैसे कमा सकते थे, मल्टी टाइम कमा सकते थे और अपने निवेशकों का पैसा वो लौटा सकते थे, ऐसा लगता है। लौटाया नहीं, वो प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। और फेल होने के बहुत सारे कारण रहे होंगे, लेकिन आज मैं अपने निवेशक बंधुओं से यह जानना चाहता हूं कि आपको क्या क्या जानकारी थी जब फील्ड वर्कर आपसे आते थे, कहते थे कि हमारे यहां पैसा निवेश कीजिए, तो आप उनसे पूछते नहीं थे कि साहब आप मेरा पैसा 2 गुना 3 गुना या जो कुछ भी आप दावे कर रहे हैं वो कैसे करेंगे? आपके पास बिजनेस मॉडल क्या है? क्या वो सहारा ग्रुप के क्रिकेट टीम को खरीदने, फार्मूला 1 में इंटर करने, आईपीएल में इंटर करने, मीडिया एंटरटेनमेंट में इंटर करने, अमिताभ बच्चन के साथ घूमने, अमर सिंह के साथ घूमने, इसको उन्होंने ब्रांड वैल्यू बनाया था और इसी से ब्रांडिंग करके वो पैसा उठा रहे थे मार्केट से? या उनके पास कोई सॉलिड बिजनेस मॉडल भी था जिससे कि पैसे लगा करके 1 के 2 और 2 के 3 बनाए जा सकते थे और तब जो 2 गुना पैसा हुआ वो इन्वेस्टर को लौटाया जा सकता था? क्या ऐसा हुआ? क्या निवेशकों की इस बात की कोई जानकारी थी? आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो कुछ लोग निवेशक मौजूद हैं, उसकी शुरुआत करते हैं शहनाज से। शहनाज दिखाई पड़ रही हैं जी। शहनाज, आप बोलिए कि जब आपके पास फील्ड वर्कर आते थे और आपसे पूछते थे कि आप हमारे यहां पैसा जमा कीजिए, तो आप कैसे उनकी बातों को मानते थे, उन पर भरोसा करते थे? आप अनम्यूट कीजिए शहनाज खुद को। आशुतोष सर, पहले तो आपको दिल की गहराइयों से आभार, धन्यवाद।